गडानी जहाज हादसा, चौथे रोज आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी, 22 अफराद जाँ बहक, मुतादिद अब भी लापता। सानिया लेबर कवानीन पर कई सवालात उठा गया। यावर हयात के इंतकाल ने एक यादगार ड्रामा दौर का बाब बंद कर दिया। और कराची का एक मुनफरिद मंदिर। न्यूज़ वाइज में खुश आमदेद, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंबर शमसी। गडानी को बहरी जहाज़ों का कब्रिस्तान कहा जाता है, लेकिन 22 मजदूरों की हलाकत के बाद इसे मजदूरों का कब्रिस्तान अब कहा जा रहा है। बैनुल-अक़वामी सतह पर शिप ब्रेकिंग सनत में गडानी का ये हादसा तारीख का सबसे बड़ा करार दिया गया है। और वही हो रहा है जो हस्ब मामूल होता है कि एक बड़े हादसे की वजह से वो सवाल पूछे जा रहे हैं जिनको पहले पूछना चाहिए था और जिनके जवाबात अभी तक मिले नहीं हैं और शायद ना मिले। यूनियन के रहनुमाओं का कहना है कि गडानी के मजदूरों को गधों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि काम करवाने से पहले उनकी हिफाजत के लिए प्रोटेक्टिव गियर उन्हें फराहम नहीं किया जाता और उसको छोड़े उनके शनाख्ती कार्ड या नाम तक नहीं दर्ज किए जाते। तब भी अब तक ये नहीं मालूम हो सका कि कितने मजदूर काम कर रहे थे और कितने मजदूर अंदर अब भी फंसे हुए हैं। ख्याल रहे कि गडानी दुनिया का तीसरा बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। इसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश में भी बड़े शिप ब्रेकिंग यार्ड्स पाए जाते हैं और वहाँ भी मजदूरों के वही हालात हैं जो यहाँ पाकिस्तान में हैं। बैनुल-अक़वामी तंजीम शिप ब्रेकिंग प्लेटफॉर्म ने इस हादसे के बाद गडानी की बंदिश और इस सनत को दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में जहाज में लगने वाली आग ने 22 जानें निगल ली, जबकि 58 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। ताहाल मुतादिद मजदूर लापता हैं और जहाज में लगने वाली आग पर 3 दिन बाद काबू पा लिया गया है, जबकि कूलिंग का अमल जारी है। हादसे में लापता होने वालों के लवाहिकीन अभी भी अपने प्यारों की आस लगाए बैठे हैं। तफसील इस रिपोर्ट में। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में 4 रोज कबल लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल जारी है। कूलिंग के इस अमल में अब तक सिर्फ 30% हिस्से पर काम किया गया है, जबकि जहाज के दूसरे हिस्सों पर अभी भी आग की तपिश महसूस की जा रही है। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक हादसे के वक्त इस जहाज पर तकरीबन 170 अफराद काम कर रहे थे, जबकि हुकाम की जानिब से तादाद के हवाले से अभी तक नहीं बताया गया। इस जहाज को यहाँ गफूर एंड कंपनी के तहत लाया गया था। हादसा इस वक्त पेश आया जब नाकारा जहाज को तोड़ने के दौरान अचानक आग भड़क उठी और बेकाबू होकर जहाज को अपनी लपेट में ले लिया। जाए हादसा पर एधी और दीगर इदारे रजाकाराना खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जबकि जख्मियों को कराची के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। जहाज में काम करने वाले मुतादिद मजदूर अभी भी ताहाल लापता हैं और इनके लवाहिकीन इनके जिंदा बच जाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जिस दिन धमाका हुआ उस दिन से लापता है और अभी तक उनका तलाश जारी है। हम लोग उसको ढूंढ रहा है और अब एक बॉडी मिली है, डेड बॉडी मिली है, मगर वो जो है राख हो चुका है। बाकियों का तलाश जारी है और जहाज बहुत गर्म है। जैसा ठंडा होगी आगे हम लोग जाके तलाश करते जाएंगे। हम लोगों को जली हुई लाश मिले और हमारे जो आदमी कम है, गैब है, उनका तादाद पूरा हो सके। हादसे के वक्त एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जहाज पर इस वक्त 200 टन खाम तेल और 1100 टन के करीब खुर्दनी तेल मौजूद था। इस जहाज को तोड़ने का काम भी गफूर एंड को ने बगैर NOC शुरू करवा दिया था। इब्तिदाई तफ्तीश के लिए प्लॉट के मैनेजर, ठेकेदार समेत शिप ब्रेकिंग एसोसिएशन के चेयरमैन रिजवान रेहान फारूक को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि गफूर एंड को के मालिक चौधरी गफूर की तलाश जारी है। इब्तिदाई रिपोर्ट में जहाज में आग लगने की वजह जहाज में तेल की मौजूदगी बताई गई है। साथी रिपोर्टर इस्माइल सासोली के साथ अली हाशमी, डॉन न्यूज, कराची। ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए हम चलेंगे गडानी, जहां डॉन न्यूज़ के नुमाइंदा इस्माइल सासोली मौजूद है। इस्माइल, अब जब आग बुझ गई है, कूलिंग का इंतज़ार किया जा रहा है ताकि मज़ीद जो लाशें हैं, लापता मजदूर है, उनको बरामद किया जाए। तो अभी तक क्या तफसीलात है, आज क्या क्या हुआ? जी, आज चौथे रोज़ जहाज़ में आग मुकम्मल तौर पर बुझने में कामयाब हो गए। रेस्क्यू इदारे थे जो स्पेशली हमने देखा ईदी के रज़ाकार, यहाँ हमें रज़ाकार बाकी नहीं मिले, ईदी के रज़ाकार थे और बाकी जो गवर्नमेंट के कोई रेस्क्यू दिखाई नहीं दिए। उन्होंने सर्चिंग का ऑपरेशन शुरू कर दिया। जहाँ कूलिंग है जहाज़ के, ये 30 से 40% कूलिंग है। आज 2
3 टैंकों में रेस्क्यू जो सर्चिंग का ऑपरेशन करते हुए एक लाश वहाँ से इंसानी बरामद किए हैं और इंसानी मुख्तलिफ आज़ा बरामद करके इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शाम को बंद कर दिया अंधेरे की वजह से। और दूसरी वजह, सबसे बड़ी वजह की शिद्दत है, तपश की रुकावट की वजह से रेस्क्यू रोक दिया गया है। कल जो टैंक बाकी बचे हैं वो कूलिंग के बाद ही उनके सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। और जो यहाँ पे इंतज़ामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन में आज हमें कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं दिए, जो थे वो रज़ाकार ईदी के ही हमें रेस्क्यू करते हुए दिखाई दे रहे थे। जी, कुछ अंदाज़ा है कि कितने दिन लग सकते हैं? आपने रज़ाकारों से बात की, रेस्क्यू हुकाम से बात की होगी, कितने दिन लग सकते हैं मज़ीद जो लापता मज़दूर हैं, जो लाशें हैं, उनको वहाँ से निकालने के लिए? देखें, जो रज़ाकार हैं ईदी के और जो रेस्क्यू कर रहे हैं, हमने उनसे बात की, वो यही कह रहे हैं कि आज रात ही जो कूलिंग का अमल है तकरीबन मुकम्मल होगा, तो कल के दिन ही जो सर्चिंग का ऑपरेशन है उसको मुकम्मल किया जाएगा। आज जो जहाज़ है वो एक तो इनकी दीवारें हैं सिर्फ बाकी बची हैं, और अंदर जो टैंक है तो इन टैंकों में ही ऊपर तो सर्चिंग हो चुका है। आज 3 टैंकों का सर्च मुकम्मल कर लिया गया है। बाकी बता रहे हैं टैंक जो 3 से 4 हैं उनका सर्चिंग का अमल किया जाएगा, जो कल के ही दिन तक मुतवक्का है। कल मुकम्मल तौर पर यह सर्चिंग होगा। बहुत सारे जो लापता अफराद हैं उनके लवाकिन भी खुद ही आके इन रज़ाकारों की मदद से खुद ही जाके अपने लवाकिन को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। रज़ाकारों को सबसे मुश्किलात का सामना ये है कि उनको जहाज़ जी इस्माइल जी, मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी तक तो ये भी अंदाज़ा नहीं लग सका कि कितने मजदूर यहाँ काम कर रहे थे। इस जहाज़ को NOC भी नहीं मिला था, बल्कि मालिक भी हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए। जी बिल्कुल, अभी यहाँ के मकामी मज़दूर और यहाँ के जो मकामी अफराद हैं इनका कहना है कि इस जहाज़ में 170 के करीब अफराद काम कर रहे थे, ये इनका कहना है। मगर हुकूमती जानिब से इस वक्त कोई फ़िगर नहीं दिया गया है। हालांकि हुकूमत की जानिब से पहले ही दिन जो मालिक के दफ्तर थे उनको सील करके तमाम रिकॉर्ड यहाँ से ले गए हैं। बताया ये जाता है जो मज़दूर काम करने के लिए जाते हैं मैनेजर से इनकी एक हाज़िरी लगाई जाती है, इनका एक लिस्ट बाकायदा होता है, वो लिस्ट हुकूमत की तहवील में है। अब तक ये मामला समझ नहीं आ रहा है कि हुकूमत उस डॉक्यूमेंट्स को या देखने के लिए फ़ुर्सत नहीं मिले हैं या वो क्यों इस मामले को सामने नहीं लाया जा रहा है। लापता अफराद कौन है हम देख रहे हैं। यहाँ लापता अफराद को ढूंढने के लिए मुख्तलिफ लवाकिन यहाँ मौजूद हैं, वो आते हैं सुबह को और शाम तक इंतज़ार करके वापस चले जाते हैं, मगर इस मामले को अभी तक हल नहीं हो सका कि कितने अफराद थे। अभी आज वफाकी वज़ीर दिफाई उमूर राना तनवीर ने यहाँ वज़ीर आज़म के हुक्म पर दौरा किया। उनका यही कहना था कि उनके मुताबिक 7 लापता अफराद है। कल वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जो दौरा करके कहा कि 10 अफराद लापता है। अब तक इस फिगर को वाज़े तौर पर सामने नहीं ला जा सका है। हुकूमत इस फिगर को न सामने लाया जा रहा है। हुकूमती इक़दामात इब्तिदाई दिन हमें काफ़ी मतलब कि अच्छे दिखाई दिए, उसके बाद अब दिलचस्पी नहीं रही। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया का ये तफसील बताने का इस्माइल। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आसिम सज्जाद अख्तर, जो टीचर भी हैं, कॉलम निगार भी हैं और लेबर राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। ये मामला जो गडानी का है, बहुत सालों से लोग कह रहे हैं कि वहाँ जो सूरत हाल है, कंडीशंस हैं मज़दूरों की, वो बहुत ख़राब है। उनको प्रोटेक्टिव गियर नहीं दिया जाता, उनका इंदराज नहीं किया जाता। तो आपको लगता है कि अब सवालात जो उठ रहे हैं उनके कुछ जवाबात मिल सकेंगे? नहीं, जवाबात इसलिए नहीं मिल सकेंगे क्योंकि ये कोई सिर्फ एक तन्हाई वाक़या नहीं है। पाकिस्तान में तकरीबन 97% मज़दूर ऐसे हैं जो कि जिनके कोई अदाद शुमार ही नहीं है, जिनके किसी ट्रेड यूनियन के साथ ताल्लुक़ नहीं है, जिनके कोई हुकूक नहीं है। आपसे बातचीत जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ गडानी में ही मौजूद हैं फैसल ईदी साहब, जो ईदी के रज़ाकारों हैं इनको रहनुमाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का फैसल साहब। आपको जो ये वाला रेस्क्यू एफर्ट है, क्योंकि ईदी फाउंडेशन बहुत करती रहती है, ख़ास मुश्किलात किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ी मुश्किलात जो यहाँ पे हमें रेस्क्यू में पड़ी हैं वो ये पड़ी कि इक्विपमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं था। ये आज हम जो मिनिस्टर साहब आए हुए थे उन्होंने एक यहाँ पे इंक्वायरियाँ की हैं। आज हम बैठे हुए थे, इसमें कस्टम कलेक्टर जो हैं वो उनसे सवालात पूछे जा रहे थे, तो उन्होंने ब्रीफिंग में ये बताया कि पिछले साल इस इंडस्ट्री ने तकरीबन 11.5 अरब रुपए जो है वो कस्टम ड्यूटी पे की है।
और दूसरी मदों में भी जो है वो कई अरबों रुपए जो है वो हुकूमत को यहाँ से जो है वो रेवेन्यू और टैक्स की शक्ल में मिले हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने वापस रिटर्न में जो है वो इस इंडस्ट्री पे कुछ नहीं लगाया। ना ही रेस्क्यू के जो है वो इंजन, फायर इंजन यहाँ पे सही प्रॉपर नहीं थे, उनके इक्विपमेंट ख़राब थे, बहुत पुराने फायर इंजन हैं और इनका जो अमला है उनके पास सामान भी नहीं है और चीज़ें भी नहीं है। और सारी कम चीज़ें होने के बावजूद भी जिस तरीके से यहाँ के रेस्क्यू वालों ने जो काम किया इस डिस्ट्रिक्ट के, और केपीटी की फायर सर्विस ने भी बहुत अच्छा काम किया, नेवी के नेवी की फायर सर्विसेज और रेस्क्यू वालों ने भी यहाँ पे काम किया, और मकामी मज़दूरों ने और मज़दूर यूनियन के कुछ ज़िम्मेदार थे, उन्होंने अपने मज़दूर और अपने साथी लगाए हुए थे। इनकी जो है वो प्लॉट पे काम करने वालों ने हमारा बहुत साथ दिया और उनकी मदद के बगैर हम कभी अंदर नहीं जा सकते थे। और सबसे बड़ी मुश्किल जो हुई आग से मुकाबला करने के लिए, और जो है गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करे। यहाँ की अमूमन जो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो हादसात होते हैं, कुछ होते हैं, तो यहाँ का जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं ये इसमें कुछ नहीं होता। हमें मजबूरन इन ज़ख्मियों को जो है वो कराची शिफ्ट करना पड़ता है, चाहे वो हम कहीं से भी लेकर आएँ। हाँ, कराची शिफ्ट करना पड़ता है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि इस डिस्ट्रिक्ट से, सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट से अरबों रुपया जो है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बनता है और वफाकी हुकूमत का रेवेन्यू बनता है। वफाक को भी और बलूचिस्तान को भी जो है वो रिटर्न में इस डिस्ट्रिक्ट को कुछ देना चाहिए, ताकि यहाँ के जो मज़दूर हैं, यहाँ की जो आवाम है जो इतना कमा के दे रही है वफाक को और सूबे को, ताकि इनको जो है वो कुछ रिटर्न में मिले। ठीक है फैसल साहब, आपसे भी बातचीत जारी रहेगी, अब हम वक्फे के बाद आपसे बातचीत जारी रखेंगे। वेलकम बैक टू द शो। यावर हयात खान पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री का ऐसा नाम है जिसे शायद ही कोई ना वाकिफ़ हो। उन्होंने ड्रामे की ऐसी बुनियाद डाली कि आने वाले कई दिहाइयों तक ड्रामों के म्यार में इसका कोई सानी नहीं था। तफसील इस रिपोर्ट में। 1943 में लाहौर में पैदा होने वाला सरदार यावर हयात खान पाकिस्तान टेलीविजन का एक ऐसा बाप बन गया जो दिहाइयों तक लाजवाल शाहकार का मौजूद रहा। माशरती और समाजी मसाइल की निशानदही और अक्कासी का फन सजाए ऐसे ड्रामे पेश किए जो आज भी अपनी मिसाल आप हैं। यावर हयात वैसे तो एक फिल्म निगार बनना चाहते थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की जवाल की पेशन गोई पर उन्होंने अपने करियर की इब्तिदा एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री से की। पाकिस्तान में टेलीविजन के कयाम के बाद 1967 में बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर पीटीवी में शमूलियत हासिल की और अपनी गैर मामूली तख्लीकी सलाहियत की बिना पर ऐसे ड्रामे तश्कील किए जो हमेशा के लिए अमर हो गए। उनके नामवर ड्रामों में सरे फहरिस्त झोंक सयाल है, जो कि जागीरदाराना निजाम पर बनने वाला पाकिस्तान की तारीख का पहला ड्रामा था। इसके अलावा रिहाई, दीवार, समंदर, काला गुलाब जैसे ड्रामे के जरिए भी उन्होंने अपने फन का लोहा मनवाया। और तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किसी भी सूरत हाल में पसपा होना, झुकना या दुश्मन के सामने दबना पसंद नहीं करता। आप ये भी जानते हैं कि मैं इतनी जल्दी घबराने वाला आदमी नहीं। लिखने वाले के अंदर दाखिल होकर गोहरे आबदाद निकाल लेना यावर हयात का कमाल था। इसी सलाहियत की बिना पर उनकी जोड़ी बतौर डायरेक्टर और राइटर मुन्नू भाई के साथ काफी मशहूर हुई और दोनों ने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए लाजवाल ड्रामे तश्कील दिए। बेजान किरदारों को जिंदा और जावेद करके अमर कर देना यावर हयात के फन का मुंह बोलता सबूत था। जिंदगी जो है ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है जो हमें अता हुआ है, ये दोबारा नहीं मिलेगी, इस प्लैनेट पर नहीं मिलेगी, किसी और जगह जिसका वादा है अब वहां मिलेगी। अब पता नहीं वहां टेलीविजन हो ना हो, सो लेट्स अवेल दिस अपॉर्चुनिटी एंड डू आवर बेस्ट हियर। अब पता नहीं कि वहाँ टेलीविज़न हो ना हो। मरहूम यावर हयात खान हमारे साथ स्टूडियो में पाकिस्तान टेलीविज़न के ख्वाजा इनामुल हसन है, जो नजमुल हसन है, ख्वाजा नजमुल हसन साहब हैं, माफ़ कीजिएगा, जो उनकी कुछ यादें ताज़ा करेंगे क्योंकि आपकी बहुत अरसे तक उनके साथ ताल्लुकात वाबस्तगी रही। किस तरह के शख्स थे? मैंने अभी उनका इंटरव्यू देखा, अभी जो चला रहे थे। मेरे ख्याल है वी शुड अप्रिशिएट आवर लेजेंड्स व्हेन दे आर वेरी मच अराउंड, और वो जवानी में हो। अगर आपने
नहीं देखा होगा यावर साहब को 60s और 70s में, ही वाज सच अ गुड लुकिंग मैन। अच्छा, व्हेन ही यूज्ड टू टॉक आप यू आर स्पेल बाउंड हो जाते थे, इतनी खूबसूरत, और उनके एनेक्डोट्स अबाउट वेरियस पीपल जो लेजेंड्स मुख्तलिफ थे उनके बारे में, और उनकी इतनी ही वाज वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट। उनके ड्रामे तो आपने भी देख लिए, कौन से थे। ही वॉज इन फैक्ट, मैं 119 नंबर लाहौर सेंटर पे व्हेन आई वाज डूइंग मुख्तलिफ वेरियस प्रोग्राम्स, तो मेरा कमरा 119 होता था, मैं और फ़ारूक बशीर एक कमरे में होते थे। हमारे बिल्कुल ऑपोजिट यावर साहब का कमरा था। अच्छा, उनका जो दफ्तर का टाइम शुरू होता था शाम को 6 बजे। अच्छा, यूज्ड टू कम एट 6 o'clock, गेट पे रिक्शा खड़ा होना, उन्होंने उससे उतरना, वाइट कुर्ता शलवार पहना हुआ, वेरी गुड लुकिंग, हंसते हुए अंदर आते थे, एक एक बंदे से हाथ मिलाते हुए, चौकीदारों से लेके अपने कमरे में कम से कम उनको आधा घंटा लग जाता था। ठीक है, क्योंकि सबसे मिलना होता था, हर आदमी उनको प्यार करता था। अच्छा, फिर उसके बाद कमरे में इट वॉज सराउंडेड विद पीपल, रूही बानो बैठी हुई हैं, बिंदिया बैठी हुई हैं, कवि साहब बैठे हुए हैं, आबिद अली बैठे हुए हैं, मतलब यू नेम एनीबडी एंड दे वर सिटिंग एंड लिसनिंग टू हिज। बहुत खूबसूरत चेस्ट टॉक उनकी होती थी, बड़ी ल्यूसिड बातें करते थे। अब आप देखें कि जब यावर साहब का जो अगर हमने उस वक्त रिकॉर्ड कर लिया होता 70s में, व्हेन ही वाज डूइंग दिस प्रोग्राम्स, जो ड्रामे अभी मैंने देखे हैं उनके, दहलीज और ये सारा कुछ, अगर ये उस वक्त यावर हयात को रिकॉर्ड किया होता तो इस वक्त हमारे फॉर स्टूडेंट ऑफ ड्रामा, फॉर देम इट वुड हैव बीन अ जॉय, सीखने का मौका मिलता। सीखने का मौका। मैंने तो हमेशा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने उनसे इतना सीखा है बैठ के। मेरी रात को एडिटिंग हुआ करती थी। अच्छा, यावर साहब चूंकि 6 बजे आते थे तो हमेशा नाइट शिफ्ट में रिकॉर्डिंग, रात को 12 बजे उनके। अच्छा, अब वो बीच में लाइटिंग का टाइम भी होता था, आई यूज्ड टू गो। मेरी एडिटिंग होती थी, शीशा लगा हुआ था, सामने स्टूडियो ए होता था। ही वाज देयर क्वाइटली, ही वाज टेलिंग कैमरा 1 तुसी इस तरह करो, इथों पैन करके उधर चले जाओ, तुसी उधरों आओ, रूही बानू तुसी क्लोज अप इच लै, बड़े प्यार से वो दे यूज्ड टू टेल टू द कैमरामैन। मैं क्वाइटली हैज टू स्टेप इन इनटू द कंट्रोल रूम एंड वॉच हिम। मैंने इतना सीखा उनसे, सब स्पेशली जो डेवलपिंग जो होते हैं ना शॉट्स, द आर्ट ऑफ डेवलपिंग शॉट्स। फॉर एग्जाम्पल, मतलब आप यहाँ बैठी हैं, आप यहाँ से उठ के गई हैं, कैमरा आपके साथ गया, वहाँ 2 शॉट कोई और खड़ा हुआ है, उससे आपने गुफ्तगू की, फिर आप उधर से उठ के तीसरी तरफ गई हैं तो तीसरा कैमरा आपको फॉलो करता है। लेकिन उनकी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, उनकी नहीं थी, मगर देखें हमारा एक होता था इंस्टीट्यूशन अकेडमी, जहाँ मैं 10 साल रहा हूँ, मैं और शोएब मंसूर वी टुगेदर, वी वर ऑल टीचिंग यंग प्रोड्यूसर्स। तो यावर साहब ने वहाँ से ट्रेनिंग ली। उस वक्त जर्मन्स आया करते थे ट्रेनिंग देने के लिए। अच्छा, उनके जीन्स में भी इसलिए था, देखिए हकीम अहमद शुजा उनके नाना थे जी, द ग्रेट राइटर। अहमद कमाल पाशा जो हैं, द ग्रेट डायरेक्टर हु मेड ग्रेट फिल्म्स लाइक गुमनाम एंड कातिल एंड अनारकली, वो उनके मामू थे। तो इनके घर में देखिए ये उनको जेनेटिक, हाँ जी, उसमें जीन्स में उनको ये सारी, उनकी वालदा बड़ी, उनको बड़ा शौक था। व्हेन आई यूज्ड टू गो टू हिज प्लेस, तो बाकायदा उन्होंने महाराज जो थे उस्ताद, वो वहाँ ही रहा करते थे उनके घर में। उनकी वालदा बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी खातून थी। तो यावर साहब का भी यही था एक ढंग बात करने का, ड्रामा करने का। एक दफ़ा मुझे याद है कि मैं तरन्नुम कर रहा था, तो उस दौरान वारिस चला करता था जी। तो आई वाज स्टैंडिंग, तो वो जब ख़त्म बीच में तरन्नुम के बाद वारिस होता था, तो अब ये हुआ कि वो कमर्शियल एक आई, जिसमें वो आपको याद हो कि शिकारी कुत्ते होते थे ना उसमें, हशमत खान के साथ। जी जी बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने एक कमर्शियल थी, उन्होंने उसमें वो डाल दिए। अब मैडम नूरजहां का गाना ख़त्म हुआ हो, मुझसे पहली सी मोहब्बत और पीछे से कुत्ते कमर्शियल में चल जाएं, तो फ़ोन आ गया उनका कि मैं तो, अगर छोटे पप्पीज होंगे थे मैं बर्दाश्त कर लेंदी, पालतू, और एडे बुरे शिकारी कुत्ते मैं तो कल देखो जी, मैं नहीं नज़म गा रही हूँ फैज साहब दी, उत्तों है कुत्ते आ गए, मैं तो नहीं करांगे कल तो प्रोग्राम जी, चले अगले हफ्ते। तो यावर साहब वाज स्टैंडिंग देयर लाफिंग, सेड ना चलाएं उनकी कमर्शियल क्यों चलाई है आपने ये वाली। ठीक है। तो दिस इज हाउ, मतलब मैडम और यावर साहब चूंकि समझते थे इस फन को और आर्टिस्टों को, लेकिन एक ऐसा डायरेक्टर जो आर्टिस्टों की नब्ज को जानता हो, ही न्यू के रूही बानो से किस किस्म का कैरेक्टर करवाना और कैसे करवाना है, दैट वाज द आर्ट, यू सी। अच्छा, अब मुझे उस वक्त बड़ा दुख होता है जब व्हेन लेजेंड गोज टू टेलीविजन फॉर अ जॉब फॉर हिज सन और डॉटर। ठीक है, देखिए ना, वो अच्छा नहीं लगता ना। हमें तो चाहिए, हमें पता होना चाहिए, अच्छा यावर साहब का बेटा क्या कर रहा है, आपका बेटा, एमडी को चाहिए पूछना कि आपका बेटा यावर साहब आजकल बस अभी पढ़ रहा है, मतलब इस तरह होता है, पूछा जाता है हमसे।
ख्वाजा साहब, मैं आपको होल्ड करूँगी इस वक्त। असगर ने हमारे साथ लाइन पर है, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। असगर साहब, हम यावर हयात खान साहब की कुछ यादें ताज़ा करें तो अगर आप भी कुछ अपनी वाक़यात बता सकते हैं जो आपका इंटरेक्शन उनके साथ रहा। एक लेजेंड थे। मेरा तो आखिरी सीरियल भी उन्हीं के हाथों से हुआ, प्राइवेट प्रोडक्शन थी, लेकिन जाती बातें तो बेशुमार हैं। मेरा तो आखिरी वक्त तक उनसे साथ रहा और नशिस्तें तो बेतहाशा हैं। ज़ावर साहब की जो खास बात थी, ख्वाजा नजम साहब भी बैठे हैं, सेकंड करेंगे, ये तो उनके कुलीग रहे हैं, कि वो 2 बजे के बाद जब आते थे तो एकेडमी खुल जाती। पीटीवी लाहौर में बाकायदा एकेडमी होती और उसमें अदाकार आ रहे हैं, किसी तरह से राइटर्स हैं और दूसरे शोबों से लोग हैं, टेक्नीशियंस हैं, और यावर साहब हर तरीके से उनको सिखाते थे, बातें करते थे। एक उस्ताद का दर्जा उनको हासिल था और मैं जानता हूँ कि उन्होंने कम काम किया है, उनको बहुत ज्यादा काम करना चाहिए था, लेकिन उनका जो ये रोल है एज ए टीचर, ये पीटीवी में हमेशा याद रखा जाएगा। बहुत कम लोग थे जो पीटीवी में एज ए टीचर, जैसे कमर आफ्ताब अहमद एज ए टीचर बहुत बड़े थे, इसी तरीके से यावर साहब एज ए टीचर, और जमान अली खान एज ए टीचर। एज ए टीचर जो रोल होता है ना, ये कोई मामूली रोल नहीं था। असलम अजहर एज ए टीचर, तो ये एक लिस्ट है, एक बड़ों की लिस्ट है कि जिन्होंने हमें सिखाया, हमें नहीं, एक पूरी जनरेशंस को, 2-3 जनरेशंस को सिखाया। सिखाना क्या होता है कि वो मुख्तलिफ मौज़ूआत और सवालात उठाते थे और फिर उसमें बातें होती। तो इस हवाले से मैं यावर साहब को ज़ाहिर है मिस करूंगा हमेशा ही, और उनके साथ तो मेरी जाती नशिस्तों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। तो हम उनका दुख जो है वो सह रहे हैं। असगर साहब, एक जो उनका जो ड्रामों का जो थीम था वो शहरों से दूर, वो देहातों, लैंडलॉर्ड्स, फ्यूडल सिस्टम, उसके बारे में बहुत हुआ करता था। उसकी 2 बातें हैं, उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो यावर साहब का अपना बैकग्राउंड भी उसी हवाले से था, क्योंकि एक बड़े अच्छे घराने से थे जिनका जिम्मेदारों का भी एक बैकग्राउंड था और कुछ रूरल बैकग्राउंड भी था, और बाद में तो उनके अनवर कमाल पाशा भी लाहौर में थे जो उनके अजीज थे, जिनसे उन्होंने थोड़ा बहुत सीखा भी। तो वो एक तो ये वजह थी। दूसरा, पंजाब में आप जब भी रियलिज्म को हाथ लगाएंगे कहीं न कहीं फ्यूडल सिस्टम आपको मिलेगा। अच्छा, इसके बावजूद मेरे साथ उनका एक प्ले था जो लॉन्ग प्ले था, मलका आलिया, वो एक फिल्मी हीरोइन के बारे में था। ये कई दफा चल चुका है ये प्ले, और उस प्ले में पूरे शहर के जो कैरेक्टर्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से जो आते हैं उसकी जिंदगी में, वो था। तो खैर, अपनी जाती बात को हम एक तरफ रखते हैं, तो ये नहीं है कि उनका शहर के बारे में या अंदरून शहर के बारे में कोई इस तरह से कोई उनका तजर्बा नहीं था, वो भी था, वो पोर्ट्रे करते रहे। जी ख्वाजा साहब और असगर साहब, ये भी सुनने में आया कि उनके जो आखिरी दिन थे वो बहुत अच्छे नहीं गुजरे, बल्कि शायद उनका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए था हुकूमत को, वगैरह वगैरह। जी, ये तो मेरा ख्याल है हर इंसान जो एक लेजेंड हो इस मुल्क में, चाहे वो टेलीविज़न में हो, चाहे वो सिनेमा से रिलेटेड हो, कहीं भी हो, वो तो हुकूमत का जब उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला हो और आपको मुख्तलिफ अवार्ड्स मिले हो इस किस्म के, और आप एक लिविंग लेजेंड हो, तो यू शुड रियली टेक केयर ऑफ दोस्त। मैंने जिस तरह शुरू में आपसे कहा कि वी शुड रियली उन लोगों का हमें ख्याल रखना चाहिए जो दे आर स्टिल अराउंड विद अस, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। यावर साहब जो हैं वो कोई आम आदमी तो थे नहीं। अच्छा, उन्होंने, आपको मैं बताता चलो, 80s में एक प्ले किया सम के नाम से, डॉक्टर उन्होंने लिखा था, क्या नाम है, अल्लामा इकबाल के जो बेटे जावेद इकबाल ने। अच्छा, अब वो ड्रामा जब एडिट होके बन गया तो वो बैन हो गया। ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब भी आए देखने के लिए, उनका यावर दखा में के लिए बनाया। अच्छा, जब डॉक्टर साहब ने देखा, सर तू तो मेरी सोच तो भी उन्होंने आगे लेके गए हैं, बहुत अच्छा, बट देन इट कुड नॉट गो ऑन बिकॉज देयर वर सर्टेन थिंग्स विच उस ज़माने में 80s की मैं बात करूँ नहीं चल सका। इट वाज अ मास्टरपीस। अभी पता नहीं है कि नहीं टेलीविजन में, बट इट वाज अ मास्टरपीस। इसी पे हम बातचीत अपनी करते हैं यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का ख्वाजा साहब, असगर साहब। लेकिन हम अब आगे चलते हैं, कराची की तरफ चलते
चलते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ढेरकी में उनका दौरा था, दिवाली भी उन्होंने मनाई और वो हिंदू बिरादरी के साथ वक्त भी गुजारे हैं। लेकिन कराची में एक तारीखी और मुनफरद मंदिर मरी माता मंदिर है जो मुसलमानों और हिंदू दोनों के लिए काबिल एहतराम है, लेकिन हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस मुतनाज़ा मसाइल का शिकार भी है। तफसील अली हाशमी की इस रिपोर्ट में। मरी माता मंदिर जो कराची के इलाके अकबर रोड पर वाक़ है। इस मंदिर की खासियत ये है कि ये मंदिर भी है और इस जगह पर ताजिया भी रखा जाता है, लेकिन हिंदू बरादरी के मुताबिक अब ये लोग इस जगह जाते हुए अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करते हैं। एक मंदिर की चाबी जो है हिंदू के पास नहीं है, हिंदू बरादरी के पास नहीं है, हिंदू जमात के पास नहीं है। वो चाबी उन्होंने कब्जा करके हमारे लोगों को पूजा पाठ के लिए 1000 रुपये देने पड़ते थे, उनको घर से रिक्शे में ले जाना, उनसे मिन्नतें करना, तो हम अपने ही मंदिरों में जाने के लिए किसी गैर हिंदू के मोहताज हो गए थे। जबकि इस जगह सालों से बैठने वाली औरत के मुताबिक इन लोगों ने कभी हिंदू बरादरी के लिए कोई मसला पैदा नहीं किया। हम उनकी इबादत में कोई रुकावट नहीं डालते। उनको जो चीज़ भी चाहिए मैं उनको देती हूँ, तेल है, पानी है, मांगते हैं, मैं उनको इनकार नहीं कहती। इस मंदिर में तेजी से मरम्मत का काम जारी है, जिसके लिए यहाँ पर मौजूद बुत जमीन में दबा दिए गए हैं। इस तामीर के हवाले से मुसलमान कहते हैं ऊपर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं किराए पे देने के लिए। आतम प्रकाश आया, इन्हों को उलझाया और कहा कि मैं तुम्हें बिल्डिंग खड़ी कर दूंगा, मंदिर हॉल जैसा बना दूंगा, आप लोग हॉल जैसे मंदिर में रहना और ऊपर आप लोगों को बिल्डिंग बना दूंगा, तो आप रिहाइश भी करना, मंदिर भी संभालना और बाहर की साइड पे ताजिए की जगह पे आपको दुकान बना दूंगा। जबकि आतम प्रकाश जो मुद्दई हैं, इनके मुताबिक वहाँ तामीर का काम इनकी मर्जी के खिलाफ किया जा रहा है। ठेकेदार जो ना हमारे राब्ते में ना हिंदू बरादरी की बात सुनता है, वो उस औरत के कहने में चलता है कि वो मंदिर का जो सारा कंट्रोल जो संभाला वो उस औरत ने संभाला हुआ है। हमने अपने केस के अंदर ठेकेदार को भी पार्टी बनाया था। अगर ठेकेदार हमारी मर्जी से काम कर रहा होता या वो कर रहा होता तो हम उसको क्यों कहते हैं। याद रहे हिंदू बिरादरी ने 1978 में खत दिया जिसमें यहाँ ताजिया रखने की इजाजत दी गई, लेकिन साथ ही ये भी लिखा गया कि बवक्त जरूरत ताजिए को यहाँ से हटाया जा सकता है। इस हवाले से रतन तिलाव अकबर रोड सदर के असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि कानून के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मैंने उनको यही कहा कि आप जो कंसर्न कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ है उससे रब्ता करें और अपने इशू को रिजॉल्व कराने के लिए वहाँ से ऑर्डर लें। गलती कोई फरीक मानने पर तैयार नहीं। बहरहाल हिंदू बरादरी जल्द दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाएगी ताकि इंसाफ हासिल किया जा सके। कैमरामैन अली के साथ अली हाशमी, डॉन न्यूज़, कराची। आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा, यकीन है आपको पसंद आया होगा। हमें इजाज़त दीजिए, पीर को मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज़। वाइस में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले हम फैसल ईदी साहब से बात कर रहे थे जो गडानी में रहनुमाई कर रहे हैं, रज़ाकारों की वहाँ मदद कर रहे हैं रेस्क्यू एफर्ट्स में। फैसल साहब, हमारे नुमाइंदे ने भी यही बताया है कि आज जो रियासती रेस्क्यू एफर्ट्स हैं वो थोड़ी वहाँ दिलचस्पी कम नज़र आ रही थी। हाँ, वो थे, कम थे उनकी तादाद, लेकिन वो साथ साथ थे हमारे। और जो है उनका जो है वो आज तो तकरीबन काम वाइंड अप ही हो रहा है। अब कुछ एरिया जहाज़ के रह गए हैं जो कि इंशाल्लाह कल सुबह फजर के बाद जो है वो यहाँ के मकामी लोगों के साथ जाके हम देख कर आएंगे। और इसके बाद जो है वो कल दोपहर तक जो है वो हम भी सारा काम वाइंड अप करके इंशाल्लाह चले जाएंगे। और जो लोग जो जगह हैं वहाँ पे एक दफ़ा सर्वे हो जाएगा, इनको देख लिया जाएगा, तो फिर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। और जो लापता अफराद हैं, अभी तक जो फिगर्स कुछ आपके पास आए हैं, कितने कुछ इंदराज हुआ है कहीं? नहीं, या आपने अपने तौर पर किया है? हाँ, नहीं, लापता अफराद की हमारे पास कोई एज सच फहरिस्त नहीं है। लोग आके मिलते रहे हैं, उनकी हम लिस्ट नहीं बना सके हैं, लेकिन जो है वो शायद मुमकिन है गवर्नमेंट के किसी अफसर ने बनाई हो। लेकिन वक्तन फ़वक्तन लोग आके मिलते रहें और ढूंढने की कोशिश करते रहे, हमें तस्वीरें आके दिखाते रहें कि इस बंदे को आपने कहीं देखा हो। वो चीज़ जो है अब जो हमें आज भी एक बॉडी मिली है तो वो बिल्कुल ही समझ लें जली भी थी और काबिल शनाख्त नहीं थी, लेकिन जिस पॉइंट पे मिली है वहाँ पे उसके साथ एक और आदमी काम कर रहा था और उसको वहाँ पे वो ज़ख्मी हालत में छोड़ के गया क्योंकि वो निकल नहीं सकता था वहाँ पे इसके साथ।
तो उसको नाम पता था, उसको उस पॉइंट की वजह से जो है वो उसका नाम की शनाख्त हुई। उसका नाम जाकिर था, वैसे वो शनाख्त के काबिल नहीं था और कम्प्लीटली जो है वो राह हो चुका था। और इस तरीके से अब बाकी भी जो हमें लगता है कि मिलेंगी तो वो काबिल शनाख्त नहीं होगी। बाकी यहाँ पे जो काम बंद किया गया है, तो यहाँ के जितने भी हज़ारों 15 से 20 हज़ार मज़दूर इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, वो सब इस वक्त परेशान हैं कि अगर ये काम बंद किया गया तो इनका सबका रोज़गार जो है वो ख़तरे में पड़ सकता है और उनको बहुत परेशानी होगी। और इस जो है वो ये इंडस्ट्री पाकिस्तान का तकरीबन 25 से 30% जो है वो लोहे की ज़रूरत को पूरा करती है, जो कि पाकिस्तान की मईशत की बहुत अहम जो है वो ज़रूरत है। तो इस इंडस्ट्री को दोबारा शुरू होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इसको रेगुलेट भी करना चाहिए ताकि इसको सही प्रॉपर तरीके से जो है वो फंक्शनिंग बनाया जा सके और सिक्योरिटी ख़ासकर जो है वो सेफ़्टी के जो है वो बुनियादी असूल हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। और कोई कवानीन जो है वो अभी मुझे पता चला, कुछ लोगों ने इस पर रिसर्च की है कि इंडिया में पिछले साल शिप ब्रेकिंग की जो है वो कुछ कोड वगैरह कोई कानून बने हैं इंडिया के अंदर। उन कानून को जो है वो उसकी कॉपी वो उन्होंने मुझे भी भेजी है, मैं उसको स्टडी करूँगा, मुझे एक आध दिन में मौका मिलेगा। और जो है वो हुकूमती इदारों को भी जो है वो उस कानून को स्टडी करना चाहिए। यहाँ की जो प्रॉपर ट्रेड जो यूनियंस हैं, मज़दूरों की जो यूनियंस हैं, उनके नुमाइंदों से जो है वो मिल के, मालकान से मिल के और जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं उनसे मिल के इसको प्रॉपर रेगुलेट किया जाए ताकि इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा महफूज बनाया जा सके और मज़दूरों को महफूज बनाया जा सके। और इसी तरीके से ये पाकिस्तान को रेवेन्यू भी देता रहे और पाकिस्तान की लोहे की ज़रूरत भी पूरी करता रहे, वो भी पूरी करता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का ईदी साहब। आसिम, कवानीन तो हैं ऑक्यूपेशन हेल्थ और सेफ्टी के हवाले से, क्या क्या कवानीन है और किसकी ज़िम्मेदारी कहाँ होती है, मालिकान की, हुकूमत की, इनको इम्प्लीमेंट करने में? देखिए, कवानीन तो हैं और मतलब ILO और बाकी के बैनुल-अक़वामी इदारों की सर्टिफिकेशंस भी होती हैं कई फैक्ट्रीज़ की। लेकिन जो मैंने आपसे पहले जिक्र किया वो ये है कि वो आटे में नमक के बराबर हैं, जिनकी कोई सर्टिफिकेशन है विच आर ऑन द बुक्स, यानी कि जिनका कोई किसी किस्म का अदाद शुमार है। बेशतर जो पाकिस्तान के मज़दूर हैं उनका लिटरली कोई हिसाब किताब ही नहीं है। अगर आप इवन उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे वो काम करते हैं तो ऑफिशियली रिकॉर्ड बुक्स में उनका जिक्र खैर ही नहीं होगा। तो अब गडानी के जो तफसीलात हैं मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, बट आई एम कन्विंस्ड, मुझे यकीन है कि जिस तरह की सूरत हाल वहाँ पे पैदा हुई, ये हो नहीं सकता था कि अगर वहाँ पे किसी भी हवाले से कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ होता। और ये जो फैसल ईदी साहब कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हुकूमत को इस सनत के हवाले से कोई मखसूस एक कानून बना लेना चाहिए और दुनिया के तजर्बात से सीख कर। लेकिन आसिम, अब ये भी देखिए, इतनी बड़ी सनत है, बहुत कई दिहाइयों से वहाँ काम कर रही है, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है। जैसे ईदी साहब ने बताया कि फैसल ईदी ने बताया कि वहाँ अस्पताल तक ऐसा नहीं है, ज़ख्मियों को कराची लेकर जाना पड़ा जहाँ वो उनकी ट्रीटमेंट हो जा रही है, इलाज किया जा रहा है। ये मैं कह रहा हूँ, ये मुझे इसमें कोई हैरत मुझे नहीं इसलिए होती बिकॉज यहाँ पे यही है कि ये मुल्क बुनियादी तौर पे जब तरक्की भी होती है तो तरक्की एक मखसूस तबके के लिए होती है या उन बैनुल-अक़वामी मतलब मफादात के साथ मिलकर तरक्की होती है जिनका फ़ायदा होता है। और यहाँ पे जो अगर मज़दूर है भी तो उसको इतने सस्ते दामों पे रखा जाता है कि वो या ऐसे हालात कार में उसको काम करने पर मजबूर किया जाता है कि इसको इस्तेसाल के अलावा आप कुछ भी नहीं कह सकते। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का सजाद अख्तर। लेकिन अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक लेजेंड की, यावर हयात खान, जिनका इंतकाल हुआ था। ब्रेक के बाद